नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का योगदान। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बोस के शुरुआती जीवन के बारे में चर्चा किया। आइए कुछ रिवीजन करते हुए पुनः आज स्टार्ट करते हैं इनका राजनीतिक जीवन। बोस का जन्म 1897 ईस्वी में एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक व्यवसाय से वकील थे और उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा सुभाष चंद्र बोस एक इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण करे और ये अपने पिता की इच्छा पूरी करते भी हैं और 1919 में बाहर जाते हैं, इंग्लैंड लंदन जाते हैं और 1920 में इंडियन सिविल सर्विस का जब रिजल्ट आता है तो ये चौथे स्थान यानी चौथे रैंक पर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये शुरू से मेधावी रहे हैं। ये उग्र विचारधारा के माने जाते हैं, गरम दल के माने जाते हैं और इनका जो नारा था दिल्ली चलो और दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं इनको नेताजी भी कहा जाता है। इनका जो उपनाम है जैसे महात्मा गांधी बापू महात्मा गांधी जी को कहते हैं, ठीक इसी प्रकार इनको नेताजी भी कहा जाता है। और ये 1921 में भारत पुनः आते हैं और इनका मन तो लगता नहीं नौकरी करने में। इनको धरती माता पुकारती है सेवा के लिए। 1921 में आके दो महान नेताओं का मिलन होता है, महात्मा गांधी और बोस का। उस समय 1920 में ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी इनके विचार से, इनके सत्याग्रह से प्रभावित थे। दोनों का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं और 1923 में पुनः गांधी जी से मिलने के बाद और जब ये आंदोलन में कुछ अपना योगदान देते हैं और गांधी जी जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं तो उस संबंध में बोस ने 1923 में कहा। अब सोच लीजिए, ये 23 साल इधर और 3 साल ये 26 साल का लगभग एक नौजवान एक राष्ट्रीय नेता के बारे में क्या विचार रख रहे हैं उनके आंदोलन को स्थगित करने के बारे में। उन्होंने कहा गांधी जी ने जो आंदोलन असहयोग आंदोलन को स्थगित किया है वो उचित नहीं है। उस समय देश आंदोलन मांग रहा था। एक छोटे से स्थान पर यदि हिंसा हो जाए तो उसका पूरे देश पर इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। खैर, बात अलग थी। उस समय गांधी जी का ही बोलबाला था, प्रभाव था, जो कहते थे जनता करते थे, अलग बात थी। लेकिन दोनों का विचार अलग जरूर था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था, स्वराज भारत देश से अंग्रेजों को हटाना भगाना। और 1923 में बोस जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। धीरे धीरे का राजनीति में जुड़ा होता है, कांग्रेस में प्रवेश करते हैं और 1923 में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते हुए उसमें बाद में कुछ समय बाद महासचिव का पद पर भी ये रहते हैं। अब धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ने लगता है और पूरी जनता इनके विचारों से भी अपने को सहमत करती है बहुत, क्योंकि भारत में अनेक विचार के लोग थे, गरम दल नरम दल दोनों थे और इनका ये मानना था बोस का कि हमें आजादी चाहिए, स्वराज चाहिए, भीख नहीं। और स्वराज हमको मांगने से नहीं मिलेगा, लड़ के लेना पड़ेगा। उसके लिए हमको मुकाबला करना होगा, संगठन बनाना होगा, सैनिक कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है तो करेंगे। और उसके बाद 1925 में दो बातें होती है। 1925 में ये मांडला जेल में जाते हैं, बंद इनको अंग्रेजी द्वारा सरकार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और 1925 में ही इनके जो गुरु होते CR दास, चित्तरंजन दास जी का भी निधन हो जाता है। यानी इनके गुरु का निधन और दूसरी तरफ मांडला जेल जो वर्मा में स्थित थी उसमें इनको बंदी बनाया जाता। उस जेल में ये मानना है कि यदि कोई लंबे समय तक बना रहा तो अवश्य कोई ना कोई बीमारी उसको हो जानी है। इस मांडला जेल में हम कहें कि तिलक भी बंद थे, बाल गंगाधर तिलक को बंद किया गया था, बहादुर शाह जफर को भी बंद किया गया। ऐसे महान क्रांतिकारियों को भी इन जेल में बंद किया जाता था। उसके बारे में बता दे कि जिस कोठरी में बंद किया जाता था वो कोठरी में अंधकार रहता था, सीलन भरी भूमि रहती थी, मच्छर की अधिकता, कीड़े मकोड़े की अधिकता एवं साफ सफाई का कुछ ध्यान दिया ही नहीं जाता था। खान पान में भी दूषित गंदा खाना, गंदा पानी, यानी हर प्रकार से हर तरफ दूषित वातावरण था।
और इस वातावरण में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक, अब कुछ दिन रहिए, हफ्ते रहिए तो बात अलग है, लेकिन लंबे समय तक 6 महीना, साल भर, 1.5 साल कोई व्यक्ति रह जाए तो कोई ना कोई बीमारी उसको अवश्य होनी थी। और इनको कुछ समय तक रखा गया, 1927 के आसपास रखा गया। तो इस कारण ये इनको एक बीमारी हो गई, जो डर था टीबी, इनको टीबी हो गया। जब अंग्रेजों को पता चलता है ये अस्वस्थ हो गए तो उनको पुनः छोड़ दिया जाता है, जाइए आप स्वस्थ होइए और फिर बाद में देखा जाएगा। फिर उसके बाद ये आते हैं भारत, फिर आते हैं उसके बाद ये 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। कांग्रेस का 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। चूंकि ये उसी क्षेत्र के रहते हैं, इसलिए इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको उस अधिवेशन की सारी जिम्मेदारी दी जाती है व्यवस्था करने की, और गांधी जी इनको व्यवस्थापक बना के जिम्मेदारी दे देते हैं। और ये उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते भी हैं, और छोटे छोटे भागों में बांट करके, टुकड़ियों को बांट के, जैसे इनके अंदर हम बताई रहे हैं। कहीं भी इनका फोटो देखेंगे तो अधिकतर जगह इनको आप सैनिक वेशभूषा में ही देखेंगे। और इनके अंदर सैनिक क्षमता का उस समय झलक भी आता है कि वो अपने टुकड़ियों को सैनिक वर्दी पहना करके जो भी गेस्ट आए उनको सलाम, और जो सैनिक गतिविधि होती है उसके अनुसार उनका सम्मान किया जाए। और जब ये आरंभ होता है अधिवेशन, तो गांधी जी एवं नेहरू आदि लोग आते हैं और वो देखते हैं कि व्यवस्था अच्छी है। लेकिन जब इनकी सैनिक व्यवस्था देखते हैं तो गांधी जी, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलता है, गांधी जी उनकी इस व्यवस्था को, सैनिक जो व्यवस्था होती है उसका कुछ परिहास भी उड़ाते हैं। लेकिन बोस इसका बुरा नहीं मानते कि दोनों का लक्ष्य एक है, स्वराज, देश को आजाद कराना। और उसके बाद ये 1930 में फिर गांधी जी आंदोलन करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसमें बोस अपना योगदान देते हैं, विभिन्न कार्यक्रम को संचालित करते हैं, जो नमक सत्याग्रह हो गया, या बहिष्कार आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन, बार बार आता है। पुनः बता दें, बहिष्कार आंदोलन का मतलब सरकारी चीजें, विदेशी चीजें, चाहे पद हो, चाहे उपाधि हो, या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, प्रयोग न करना। और स्वदेशी का मतलब है अपने देश में बने वस्तुओं का प्रयोग करना। जैसे आजकल आप देख रहे चीन का विरोध हो रहा है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत यही चीजें हैं। अब ये 1930 में पुनः जेल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आश्वस्त हो जाते हैं और इनको फिर 1932 में रिहा कर दिया जाता है। क्योंकि ये शुरू से जब मामला जेल से गए तब से आश्वस्त चल रहे थे, और इनको इसलिए अंग्रेज सरकार छोड़ देती है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं कुछ घटना घट जाए पूरा देश और विद्रोह हो जाएगा। अब इसके बाद ये इलाज के लिए 1933 से 36 तक यूरोप चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, क्योंकि पैसे कमी होती नहीं, धनी परिवार में जन्म लेते हैं, इलाज के लिए विदेश जाते हैं। फिर उसके बाद इनकी मुलाकात 1934 में एमिली से होती है, जो बाद में इनकी पत्नी बनती है, एमिली से होती है। और 1937 में उसी एमिली से इनका विवाह हो जाता है, इनसे एक पुत्री जन्म लेती है अनीता बोस के नाम से। अब वो भारत आते हैं। ऐसा मानना कि जब इनका विवाह हो जाता है तो ये किसी को बताते नहीं, बहुत समय बाद बताते हैं। तो कुछ लोग शायद विश्वास करते हैं या नहीं करते, अलग बातें हैं। फिर उसके बाद 1937 में विवाह के बाद 1936 में ये वापस आते हैं, और आने के बाद ये कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव होता है 1938 में। ये उसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं। देखिए कितनी महान बात है, एक ऐसा युवक जो गरम दल का है, विदेश में रहा है, विचारधारा गांधी जी से नहीं मिलती है, और गांधी जी का जो प्रभाव था पूरे देश में, कांग्रेस में रहता, लेकिन फिर भी जो ये महान व्यक्तित्व बोस है, ये भी प्रतिभा के धनी है, उग्र जरूर है स्वभाव, लेकिन बहुत से इनके अनुयायी समर्थक थे। और इनका ये मानना था स्वराज हमको मांगने से नहीं मिलेगा, अंग्रेजों से स्वराज मांगने से नहीं मिलेगा, हमको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वराज मांगने की चीज नहीं है, स्वराज छीनने की चीज है, इनका विचार था। और उसके बाद ये 1938 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं। उसके बाद जब अध्यक्षीय भाषण में ये कहते हैं कि अब गांधी जी का जो विचार है या रास्ता, अच्छी बात है सत्याग्रह, लेकिन हमको इस रास्ते से आजादी नहीं मिलने वाली, ये बोस जी का मानना है। अब ये अपने विचार को रखते हैं कि हमको सेना की आवश्यकता है, हमको संगठन की आवश्यकता है, जिससे हम अपने लिए आजादी, स्वराज लड़के ले सके। अब गांधी जी को लगता है उनका विचार दूसरा, उनका रास्ता दूसरा, और इनका रास्ता दूसरा। अब क्या होगा, दोनों में वैचारिक भिन्नता आ जाती है, यानी मतभेद हो जाता है, विचारों में भेद हो जाता है, लेकिन उद्देश्य एक है।
उद्देश्य एक है। गांधी जी कहते हैं अच्छी बात, अगर आपके रास्ते से आजादी मिल जाती है तो मेरा आपको सलाम, लेकिन आजादी मिल जाती तो, लेकिन उनका मानना दूसरा है, इनका मानना दूसरा है। उसके बाद पुनः 1939 में कांग्रेस का चुनाव होता है अध्यक्ष पद का, और ये लड़ते हैं, और गांधी जी नहीं चाहते हैं कि ये पुनः अध्यक्ष चुने जाए, लेकिन फिर भी ये अध्यक्ष चुने जाते हैं, और गांधी जी इनके विरोध में दूसरे को खड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस की विजय होती है, और ये दूसरे बार 1939 में अध्यक्ष कांग्रेस से चुने जाते हैं। ये बताया, कुछ समय बाद पद छोड़ देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि गांधी जी के विरोध में, गांधी जी नहीं चाहते उस पद पर रहें या चुनाव लड़ें, फिर भी चुनाव लड़ते जीतते हैं, यानी इनका भी प्रभाव किसी भी प्रकार अपने क्षेत्र में कम नहीं था। ये बात अलग है, गरम दल के थे, अपना विचार अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक था, स्वराज, अपने देश को आजाद करवाना। इन्होंने देश में रहते हुए भी सेवा की। जब इसके आगे क्लास में पढ़ाएंगे कि जब ये अपने देश छोड़ के बाहर जापान आदि जाते हैं, वहां पर भी रह करके वो अपनी राष्ट्रभक्ति को कायम रखते हैं। अब दोनों का विचार एक बार जान ले। गांधी जी कहते हैं उस समय, ये 1939 की बात है, उस दौर था कि जब दूसरा विश्व युद्ध की परिस्थिति लगभग बन चुकी थी, क्योंकि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 45 में खत्म होता है। ये 1939 की बात है। जब अध्यक्षीय भाषण देते हैं तो दोनों के विचारों को जान लें तो स्पष्ट हो जाएगा। गांधी जी कहते हैं कि जब दुश्मन संकट में हो, यानी अंग्रेज जब संकट में हो, उस समय उन पर वार नहीं करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं जब दुश्मन संकट में हो उस समय वार नहीं करना चाहिए। और ये बोस कहते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति जान चुके थे कि दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला है, परिस्थिति बन चुकी है, अगर दुश्मन फंसा है, कमजोर है, तो वार करके जीत लें। इनका मानना था बोस का कि जब दुश्मन कष्ट में हो या कमजोर हो, उसी समय सही समय है कि आक्रमण कर दो, विजय प्राप्त कर लो, क्योंकि युद्ध में दुश्मन का जो कमी होता है वही देखा जाता है। इनका ये मानना था। गांधी जी कहते दुश्मन यदि मुसीबत में हो उस समय वार मत करो, और बोस जी का मानना था जब दुश्मन कष्ट में हो, परेशानी में हो, उसी समय वार करो और विजय प्राप्त कर लो। ये अपना अपना मानना था। ये बात अलग है कि दोनों लोगों ने राष्ट्र के लिए सेवा की, दोनों लोगों को सत नमन करते हैं। ये बात अलग है, विचारों में भिन्नता हो सकती है, अलग बात है। स्वराज के लिए हमारे सब ये महान व्यक्तित्व रहे हैं। और इसके आगे हम जब अध्ययन करेंगे कि अब वो जब यहाँ से बाहर जाते हैं, ये बंदी बना लिए जाएंगे 1940 में नेताजी के, और 14 दिन का वो भूख हड़ताल रखते हैं, और बाद में जब देखते हैं कि अस्वस्थ हो जाते हैं तो अंग्रेजी सरकार इनको छोड़ देती, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, वो वापस घर में अपने नजर बंद हो जाते हैं। आज तक का क्लास यहीं, अगले क्लास में बताएंगे ये भारत से बाहर किस प्रकार जाते हैं और भारत से बाहर रह करके किस प्रकार देश की सेवा करते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस उपनाम इनका क्या था, नेताजी नाम था। गांधी जी कब मिले, 1921 में मिले। मांडले जेल कब गए, 1925 में गए। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, 1938 में, 1939 में बने, और ये गरम दल के नेता थे। इस प्रकार हम इनके व्यक्तित्व के बारे में जब जानते जाएंगे और हमको इनसे लगाव होता जाएगा। ये भी हमारे देश के महान व्यक्तित्व रहे हैं।